रिसेंटली आप एक सदमे से गुजरे हैं, चुनावी जंग को फतह करने की आपकी क्या तैयारी है? नहीं, इस हादसे के बाद 28 मार्च से और आज 20 अप्रैल हो गया। इस दौरान मैं घर से कहीं चुनावी प्रचार के लिए नहीं निकला। इरादा है कल से क्षेत्र में जनता के बीच में जाऊंगा। इस बार आपके साथ बसपा सुभाषपा नहीं है, इससे आपके चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये सब आप लोग आकलन कीजिए। हम जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और कैंडिडेट जरूर राजनीतिक दल और उसका सिंबल लेकर के जनता के बीच में आते हैं। फैसला जनता करती है, साथ है कौन किसके साथ नहीं, ये आप आकलन करिए। मैं इतना जानता हूँ, गाजीपुर का गरीब अफजाल अंसारी के साथ है। आप मजे हुए और बड़े ही सधे हुए वोटर्स के हितकारी और हक की बात करते रहे हैं हमेशा, तो ये आंकड़ा तो पहले से ही आपके पास होगा ही। आंकड़ा क्या है, पिछले 40 सालों से सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पे भली भांति जो अपना रोल है वो अदा करता रहता हूँ। आंकड़ा के बुरा भाग आप लोग जब से लगाने लगे, उसके बाद अब किसी को और आंकड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं। बस इतना संतोष रहता है कि 5 साल में अंतिम वर्ष जो परीक्षा होती है उसका परिणाम काफी जांचने के बाद जनता की तरफ से रिजल्ट घोषित किया जाता है। बाकी 4 साल के समय में कार्यकाल में मीडिया के बंधु सरकार और सरकार के क्रियाकलापों पर जितना नंबर देते, लेकिन अंतिम वर्ष उसकी कॉपी, फाइनल एग्जाम की कॉपी जनता जांचती है। सवाल उठना चाहिए जनता के सरोकार का, सवाल उठना चाहिए सरकार की नाकामी का, लेकिन सवाल किया जाता है जनता से जुड़े हुए लोगों से ही, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं। परीक्षार्थी परीक्षा देकर आता है और मूल्यांकन करती है मीडिया। पहली बार ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है सांसद जी से, लेकिन इस क्रम में यह बात जरूर बताना चाहेंगे सांसद जी कि आज परीक्षार्थी जब परीक्षा देकर आता है, पेपर देकर आता है, तो अपने लोगों के बीच बैठ करके उन कॉपी के हर एक प्रश्नों का, हर एक उत्तर का जवाब सवाल खुद से करता है। आंकड़े दूसरे तो बाद में करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि अब परीक्षा ही कहाँ हो पा रही। अब तो परीक्षा में ही, परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार परीक्षा देने वालों के साथ एक खोखला मजाक कर रही है। हम उस चुनाव की परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवन के असली पथ पर बेरोजगारों की जो परीक्षाएं लगातार हो रही हैं और उस परीक्षा में लगातार सरकार जिसकी जिम्मेदारी है एक निष्पक्ष और सकुशल परीक्षा संपन्न करा ले, लेकिन चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो सरकार जो व्यवस्था एक परीक्षा भी नहीं ढंग से करा सकती, वो देश और प्रदेश कैसे चलाएगी? परीक्षाओं में बहुत गड़बड़ियां हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, ऐसा कहना सांसद जी का है। बट इस क्रम में हम बात कर रहे हैं चुनावी मुद्दों पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन पर आपको 51.2% वोट
मिला था, जिसमें आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज सिन्हा जी को 1,19,392 मतों से हराया था। जबकि इस बार आपके साथ सपा और सुभाषपा आपके साथ गठबंधन में नहीं है, तो आप कैसे मान रहे हैं कि इस बार चुनाव आप जीत रहे हैं? जहां तक मनोज सिन्हा का सवाल है, मनोज सिन्हा आज चुनाव की फील्ड में, मैदान में कैंडिडेट के रूप में है नहीं। बाकी जो बुरा भाग है वो आप लगा लीजिए। हमारे यहाँ गांव में बहुत मसल जो है मशहूर है, एक बाबू साहब, उनका हजामत बनाने के लिए गांव का नाऊ आया। उन्होंने कहा मेरे सर का बाल काट दीजिए। जब नाऊ बाल काटने लगा तो उत्सुकतावश बाबू साहब ने पूछा कि ये नाऊ, हमारे सर में कितना बाल है? तो नाऊ ने कहा बाबू साहब अब तक अगमे आवता। तो इतनी व्याकुलता क्या है? अब तो जनता के मैदान में, जनता के बीच में सब लोग हैं। गाजीपुर में तो आप घूमेंगे, अंदाजा हो जाएगा आपको। वोट का प्रतिशत 51% याद है ना? दूसरे प्रत्याशी का नाम भी याद है, लेकिन उसका प्रतिशत याद नहीं होगा। कितना? 40.2%। दोनों बताइए। मनोज सिन्हा 40% थे और अफजाल अंसारी का आपने बताया। अब इस बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मैदान में। अब देखिए इस बार का प्रतिशत, अब जनता को फैसला दे देने दीजिए, फिर तो सारे ग्राफ आपके सामने आ जाएंगे, आप उसको गणना कर लीजिएगा। भविष्य की गणना आप ही लोग करते हैं। 400 सीट जीत रही है, 80 में 80 सीटों जीत जाएगी उत्तर। नहीं, ये तो आप लोगों का कहना है, आप लोग मंच पे आके बताते हैं और वो जो है मीडिया आप तक लेके पहुंचाती है। ये अलग बात है कि आप जो है मैंने वह जामा पहना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एक तेज तर्राक सांसद के रूप में गिने जाते हैं, बट अच्छी बात है। हम लोग कभी नहीं साहस कर सकेंगे कि अभी सूची भी न प्रकाशित हो कौन चुनाव लड़ेगा और हम 80 की 80 सीट जीत जाएंगे, हम 400 सीटें जीत जाएंगे। इससे आम जनता में इसका मजाक उड़ रहा है। बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के हर प्रांत में चुनाव हार रही है। हारने से मतलब ये है कि 2019 में जो उसका परफॉर्मेंस था, जो उसको सीटें मिली थी, उसके मुकाबले एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां एक सीट बढ़ा ले। हर प्रांत में बुरी तरह से पिछली सीटें जो उनकी थी वो घट रही है। उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला प्रांत है। पिछली बार उनको और उनके गठबंधन को मिला करके 64 सीटें मिल गई थी और इस बार आधी सीटें भी मिलने की स्थिति नहीं है। कल 8 सीटों का चुनाव हुआ, 1 सीट 2 सीट भी वो नहीं कह सकते कि ये सीटें हम जीत रहे हैं। जो लोग उनका रथ हाँकते थे, आज वही उनके रथ के चक्के को धरती में धंसा दिया। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा महाराष्ट्र 48 सीटें, 48 में 42 सीटें थी उस समय उस कतार में। और आज महाराष्ट्र में जो दुर्दशा हो रही है वो 12-14 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिहार एक राज्य है हमारे बगल में, यहाँ 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 लोकसभा की सीटों में 39 लोकसभा की सीटें बीजेपी और एनडीए के पास थी। आज स्थिति ये है कि 12-14 सीटों में पूरा एनडीए बिहार में सिमट रहा। बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें, 18 लोकसभा की सीटें बीजेपी एनडीए के खाते में थी।
आज डबल फिगर में भी नहीं जा सकते। हर राज्य में हार रहे हैं। दिल्ली में 7 में 7 थी, अब की बिल्कुल उल्टा हो रहा, 7 हार रहे हैं। हरियाणा में 10 में 10 थी, अब 2 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में 25 में 25 थे, आज राजस्थान में आधी सीटें जीत लें, आधी से एक ज्यादा या आधी से एक कम। मध्य प्रदेश में 29 में 28 थी, आज वहां स्थिति है आधी आधी। छत्तीसगढ़ में 11 में 9 थी, आज वहां स्थिति है आधी आधी। कहां जीतेंगे? उत्तराखंड में 5 में 5 थी, 2 सीट जीत ले। असम में देख लीजिए, 1 सीट छोड़ के सारी सीटें 14 उनकी। अब वहां क्या स्थिति है? आधे से भी कम। कहां जीतेंगे? तमिलनाडु में, जहां शून्य पहले भी था अब भी है। केरल में जीतेंगे। तमिलनाडु की 39 सीटों में शून्य था, शून्य रहेगा। केरल की 20 सीटों में शून्य था, शून्य रहेगा। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में शून्य था, शून्य रहेगा। अब तेलंगाना की सीट है जहां तक, वहां 3 सीटें थी इनकी, 4 सीटें थी, अब शायद 1 आ जाए। 4 में 4 थी हिमाचल प्रदेश की, अब शायद बहुत बड़ा कैंडिडेट लेके आए हैं कंगना रनौत को, शायद 1 सीट उनको मिल जाए। हवा आप लोग बनाए रहिए 400 सीट की, जमीन तो सरक गई। झारखंड की हालत देख लीजिए जाकर के। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार फेलियोर। देश का कर्जा 4 गुना हो गया, जहां 50 लाख करोड़ से कम था, आज 200 लाख करोड़ से अधिक है। विश्व गुरु बनने की बात कही जा रही, कहा गया कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे। दुर्भाग्य यह है कि हम विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी से भी नीचे चले गए। दुनिया में सारे राष्ट्र 3 ही श्रेणी में हैं। आज हम बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के, म्यांमार के श्रेणी में खड़े हैं। हम बात में विश्व गुरु हैं, लेकिन काम में तो कुछ भी नहीं है। आज डॉलर 83, 84, 85 रुपया, आज डीजल पेट्रोल 90 और 100 रुपया, आज गैस, चूल्हे की गैस 1100, 1200 रुपया, राशन के दुकानों से मिलने वाली चीनी बंद, राशन के दुकानों से मिलने वाला किरासन का तेल, मिट्टी का तेल बंद। 5 सेर अनाज पर जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? बिल्कुल, 5 किलो अनाज पर जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? तो पूरे भारत के सभी राज्यों का आकलन और गणना आपने पहले से ही कर रखी है, और इतनी सटीक गणना निश्चित रूप से, तो आप इसमें 400 सीटों का दावा करने वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? कितनी सीट तक मिनिमम या मैक्सिमम ले जाए? 150, 160 के तक जाते जाते पूरी एनडीए सिमट जाएगी। एकदम अंडर करंट है। बेरोजगार नौजवानों की, ये जो करोड़ों नौजवानों की फौज है, यह मोदी जी को अब एक दिन भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहती है। इतना अन्याय, इतना जनता के साथ धोखा, झूठ, क्या कभी कोई इतिहास हमारे देश का नहीं, दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलेगा। आप जैसे महापुरुष लोग, कहां से ज्ञान प्राप्त होता है मोदी जी को? आए थे कबीरदास की स्थली पर और भाषण क्या दे गए, और आप उस पर भी ताली बजाते हैं, और उसके बाद कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी और विश्व गुरु हैं, जो कहते हैं कि गुरु नानक और अवैधनाथ और कबीरदास एक साथ बैठ के चटाई पे समाज और धर्म चलाने के लिए मशवरा किया करते थे। सदियों का फर्क हो जिन महापुरुषों के इस धरती पे होने का, और हमारे देश का, पर हमको तो शर्म आती है। एक चीज है, इस कड़ी में अभी अभी एक और स्टेटमेंट आया था आपके प्रतिद्वंदी भाजपा से पारसनाथ राय जी खड़े हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था नंद वंश के नाश को लेकर और चाणक्य को लेकर, जबकि इसके पैरेलल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया, मतलब कि द्वापर युग के नंद बाबा की तुलना
उन्होंने नंद वंश से कर दी। तो इस तरह के जो इम्पैरेलल अनपैरेलल जो एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, इसके संदर्भ में आप क्या कहें? देखिए, ये विद्वान लोग हैं। अब एक प्रोफेसर के लिए उसके शान में कोई गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहता और उनकी विद्वता को सलाम करता हूँ। नाश के सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ लिया उन्होंने, विध्वंस और नाश ये डिस्ट्रक्टिव सोच है। निर्माण और विकास सोच ये होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। सोच पॉजिटिव होना चाहिए। नाश शब्द विध्वंसात्मक और नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इस कड़ी में एक सवाल आपसे कि आपके यहाँ अखिलेश यादव जी आए हुए थे, उनके आने से सपा के नए और पुराने सभी कार्यकर्ता आपसे जुड़ गए। अन्य दल के लोग जो आपके साथ थे, कहीं न कहीं आज वो वर्तमान परिस्थिति में आपसे दूरी बना रहे हैं। तो इस तरह आप उनको कैसे संतुष्ट करें? आप जो कहिए, मैंने कहा कि ये अंदर की बात है, करीब हमारे साथ है। अब आप जाइएगा जब उनकी बस्तियों में तो आपको आभास हो जाएगा, या गणना जब हो जाएगी तब हमसे मिल लीजिएगा, हम लोग बात करेंगे। गणना के बाद बातचीत करें। इस मुद्दे पर आपके छोटे भाई मुख्तार अंसारी जी को शासन प्रशासन में 191 गैंग के माफिया के रूप में चिन्हित किया गया था और इसमें बहुत सारी कार्यवाही हुई थी। अंसारी परिवार के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए थे। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को भी सरकार ने जब्त कर दिया। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी के परिवार व रिश्तेदारों पर FIR भी दर्ज कर लिए गए थे और इनाम भी घोषित किया गया था। ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण स्तर से लेकर और जनपद के स्तर पर जो जनप्रतिनिधि थे, वो जनप्रतिनिधि उस समय आपके बहुत करीबी हुआ करते थे और इस घटना से आपको क्या लगता है, प्रभावित हुए हैं लोग? मैं पूरा सवाल आपका इतना लंबा हो गया कि समझ नहीं पाया, लेकिन मैं इतना समझ पाया कि आप मुख्तार अंसारी तो अब दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए। जब तक वो रहे, उनके नाम को आपने मीडिया के लोगों ने, खास तौर से गोदी मीडिया के लोगों ने, हर जगह जोड़ जोड़ करके। नहीं सर, एक मिनट, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। मेरा ये कहने का मतलब है कि उनके रहने पर जो छवि थी, जो लोग आपके साथ थे, ग्रामीण स्तर पर, जनपद स्तर पर जो जनप्रतिनिधि आपके साथ जुड़े हुए थे, क्या उनके न रहने के बाद उनके साथ आपकी क्या माने तारतम्यता होगी और वो आपके साथ कैसे रहेंगे? मैं आपको बताऊं, यह सवाल मैं आपको बताऊं कि ये जो अंसारी परिवार है, इसकी एक निचली कड़ी में मुख्तार अंसारी है। हम अपने पिता के 3 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े हैं सिबगतुल्लाह अंसारी साहब, दूसरे नंबर पर हम हैं, तीसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी हैं, बीच में हमारी बहनें भी हैं, 3 बहनें। मुख्तार अंसारी हमसे 10 साल छोटे थे, लेकिन आप लोगों के निशाने पर, फोकस पर, कैमरे पर, जुबान पर वो 1 नंबर पर थे। आप जोड़ेंगे कि मुख्तार अंसारी नहीं रहे, उनसे जुड़े हुए लोग कहाँ जाएंगे। हमें अफसोस होता है कि आप अंसारियों का, अंसारी परिवार का इतिहास नहीं जानते। हमारे पूर्वजों में अगर आप डॉक्टर मुख्तार अंसारी का नाम लेते तो मैं समझता कि आप मेरे इतिहास का भी अध्ययन करके आए। जब देश गुलाम था और देश को स्वतंत्र कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में तमाम सत्याग्रह आंदोलन चल रहे थे, तब महात्मा गांधी के 10 विश्वास पात्र लोगों में से एक थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। वो 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। उन दिनों ऐसी परिस्थितियां थी कि कांग्रेस के पास दिल्ली में अपना केंद्रीय कार्यालय नहीं था। डॉक्टर अंसारी ने अपनी कोठी दारुल सलाम, जो दरियागंज में कोठी नंबर 1 थी, उस कोठी को कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के लिए दे दिया था।
हमारे परिवार में फरीदुल हक अंसारी साहब थे, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। हमारे परिवार में डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी साहब थे, जो लोकसभा के भी एमपी रहे, राज्यसभा के भी एमपी रहे और गवर्नर भी रहे उड़ीसा प्रांत के। पंडित नेहरू के खास दोस्तों में से थे। हमारे परिवार में मौजूदा हालत में जनाब हामिद अंसारी साहब, जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इस अंसारी परिवार में अहमद अंसारी साहब थे, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए। हमारे परिवार में आसिफ अंसारी साहब थे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। हमारे परिवार में ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे। जब देश का विभाजन हुआ तब मोहम्मद अली जिन्ना ने कायदे आजम, उन्होंने निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया ब्रिगेडियर उस्मान को कि आप पाकिस्तान सेना में आ जाओ तो हम तुम्हें पहला जनरल बना देंगे सेना का। उन्होंने ठोकर मार दी और कश्मीर में लड़ी गई पाकिस्तान के विरुद्ध पहली जंग का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी जनरल करियप्पा साहब ने, जो पहली सेना भेजी थी, वो उन्हीं के नेतृत्व में भेजी गई। ब्रिगेडियर उस्मान साहब उस लड़ाई का नेतृत्व किए, झांगर घाटी को फिर से जीते, नौशेरा घाटी पर पाकिस्तान को पराजित किए और इस लड़ाई में 3 जुलाई सन 1948 को अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए। मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। हमारे परिवार में अब्दुल अजीज अंसारी साहब थे, जो हामिद अंसारी साहब के पिता थे, जो बाल्कान वार में डॉक्टर अंसारी के साथ तुर्की जो मिशन गया था, मेडिकल मिशन, उसमें गए थे। हमारे परिवार में ब्रिगेडियर उस्मान साहब के पिता थे उमर फारूक साहब, जो बनारस में जब सिर्फ एक कोतवाली हुआ करती थी, तब वो बनारस में 11 साल तक मलदहिया कोतवाली के कोतवाल रहे। हमारे परिवार में तमाम ऐसी विभूतियां रही हैं जो देश की आजादी की लड़ाई में, देश की सीमाओं की रक्षा में अपने बलिदान दिया है, अपनी कुर्बानियां दी है, देश के निर्माण में सहयोग दिया है। हम लोग तो उसकी अंतिम कड़ियों में छोटा मोटा जो कुछ हो सकता है, समाज की सेवा से लेकर के देश के निर्माण और विकास में योगदान कर रहे हैं। लेकिन इस परिवार को जिस तरह से मीडिया के लोगों का सहारा लेके सांप्रदायिक ताकतों ने, पूंजीवादी शक्तियों ने और सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने बदनाम करने के लिए मुख्तार के नाम को फोकस करके, उनके साथ माफिया शब्द जोड़ करके जिस तरह से उन्हें सताया, 18.5 साल तक तो वो इंसान लगातार जेल में रहा। 25 अक्टूबर 2005 को वो जेल गए और फिर 30 मार्च 2024 को उनका शव परिवार को सुपुर्द किया गया। तो इस 18.5 साल में कभी समीक्षा किया आपने कि मुख्तार के खिलाफ कितने मुकदमे लिखे गए जब वो जुडिशियल कस्टडी में है, जब वो जेल में है? चाक चौबंद व्यवस्था आपके पास है, कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, ये नारा मोदी और योगी का है। मुख्तार अंसारी उनकी कस्टडी में है, नामांकन भरने भी नहीं आते, लगातार जनता उनको चुन के भेजती है। मोदी उसके खिलाफ वोट मांगने आते हैं, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद भी जनता उसको चुन के भेजती है। चुनाव आयोग, प्रदेश और देश की डबल इंजन की सरकार उसको हराने में तो असफल रही, छल से उसे मारने में सफल हो गई। जहर देकर के जेल में, जिसकी अभिरक्षा में जो है, अगर उसको जहर पिलाया जाए तो पाले हुए या घर के किसी जानवर को भी जहर दे करके कोई नहीं मारता। ये महापाप हुआ है और इस पाप का परिणाम क्या होगा ये अभी देखिएगा। इन लोगों ने सोचा था मुख्तार की हत्या ऐसे समय जब की जाएगी तो उसका फायदा लिया जाएगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने कर दिया और सरकार को इसके बदले में इनाम दे जनता। लेकिन ये बैकफायर हो गया है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना से लोग दुखी हैं।
आज तक उसकी मजार पर फूल चढ़ाने वाले, मट्टी डालने वाले आज भी हजारों की संख्या में आते हैं। सुबह से 10 बजे रात तक मिट्टी डाल करके और फूल चढ़ा करके जाते हैं, आंसू बहा करके जाते हैं, याद करके जाते हैं। आप जैसे मीडिया के हजारों सैकड़ों लोग घूम घूम करके गाँव में आम गरीब लोगों से पूछते रहे, मुख्तार माफिया की मसीहा। जवाब जनता ने दे दिया है, आम इंसान ने दे दिया है, अनपढ़ लोगों ने दे दिया है, गरीब लोगों ने दे दिया है। आप कहते हो IS-191 ये मुख्तार अंसारी की गैंग का नंबर है। आप ही ने बताया अभी प्रश्न में अपने। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, IS-192 किसका था और IS-190 भी किसी का है? इस सवाल में यह जरूर IS से मतलब है इंटर स्टेट गैंग और 191 से नंबर है कि इंटर स्टेट 191 नंबर की गैंग मुख्तार की। लेकिन इंटर स्टेट गैंग की ये गिनती बताती है कि कोई 190 भी होगा, कोई 189 पे भी होगा, कोई 188 पर भी होगा। आज तक तो किसी मीडिया ने, आपके टाइम्स ने कभी इसको जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर IS-1 से लेकर के IS-190 तक कौन गैंग है, किसकी गैंग है। सिर्फ एक मुख्तार अंसारी के गैंग है। कभी नाम ले सकते हैं ब्रजेश सिंह का आप, किस गैंग में है वो, उसकी गैंग का नंबर क्या है? जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज है। आप पूछ सकते हैं, यहां तक तो चले आए, आप जा सकते हैं बनारस, बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल जाएंगे और ये वादा करते हैं आपसे कि अगला इंटरव्यू ब्रजेश सिंह का लेकर के हम आपके साथ मिलेंगे। लेकिन इस कड़ी में एक बात हम पूछना चाहेंगे, जैसे जवाब कभी देंगे, हमारी बात सुनिए। इस सवाल आप करते हैं तो जवाब मेरा लीजिए। मैंने ब्रजेश उस काउंटर सवाल को ले लीजिए। नहीं, काउंटर सवाल हमारा हुआ नहीं। काउंटर सवाल हमारा ये होना है कि सुभाष ठाकुर बनारस BHU के हॉस्पिटल में इलाज कराने के नाम पर सालों साल से एयर कंडीशन पूरा ब्लॉक बुक करा के रहता है। अब्बास अंसारी को 3 दिन की पेरोल देने में भी, कोर्ट के आर्डर के बाद भी मात्र 1 दिन के लिए परिजनों के बीच में आने दिया गया। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे आप। आप ये नहीं पूछेंगे कि गुरमीत राम रहीम, ये मोदी की व्यवस्था है कि गुरमीत राम रहीम उसको सजा हो चुकी है और सजा के बाद भी उसको महीनों महीनों की पेरोल और Z+ सुरक्षा में पूरे लाव लश्कर के साथ धाम झाम धूमधाम के साथ उसको उसके आश्रम पर भेजा जाता है। ये पूछ सकते हैं ये कौन नियम है, कौन कानून है, कौन पेरोल है? आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। पिता की मौत के बाद बेटे को मिट्टी में आने का मौका नहीं मिला। फातिये के लिए कोर्ट ने 3 दिन का आर्डर किया, मात्र 1 दिन के लिए उसको परिजनों के बीच में लाया गया। अगर कोर्ट का आर्डर बदल के पढ़ा जा सकता है और व्यवहार में लागू किया जा सकता है, इस पर सवाल नहीं बनता। बिल्कुल बनता है। इस पर सवाल नहीं बनता कि मुख्तार अंसारी की हत्या करने की नीयत से ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और उनकी गैंग ने 15 जुलाई 2001 को उसरी में जब आक्रमण किया, जिसमें वादी मुकदमा खुद मुख्तार अंसारी थे, जो 10 बार खुद लिख के दे चुके कि मेरी जेल में हत्या करने की साजिश रची जा रही। सरकार के मुखिया और STF के मुखिया और ये दुर्दांत अपराधी जो दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड है, इनकी मिली भगत से जेल में मेरी हत्या कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में विषय लंबित है, तारीख अगले महीने में पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट पूछता है उत्तर प्रदेश सरकार से कि सुरक्षा का क्या प्रबंध है। लंबी चौड़ी बयान हल्फी लिख के दिया जाता है। इतने कैमरे, इतने सिपाही और इतने डिप्टी जेलर और इतने जेलर और चप्पे चप्पे पर निगाह है। उनके स्वास्थ्य के लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था है। 26 तारीख से मैं मिल के आया हूँ मुख्तार अंसारी से, 26 मार्च को। तब वो ICU में भर्ती हैं बांदा मेडिकल कॉलेज में, और 26 तारीख को ही
हम मिलते हैं 1:30 बजे 2 बजे, और उसी दिन 5 बजे उनको व्हील चेयर पे बैठा करके उसी हालत में, जो आदमी अपने बेड पे बैठ नहीं सकता, खड़ा होना तो दूर की बात है, उसी हालत में उसको जेल में उस अकेली तन्हाई की कोठरी में डाल दिया जाता है। एक दिन और वो जी पाता है 27, और 27 को फिर नाटक हुआ है। अखबारों में ही आप लिख रहे हो कि जेल डॉक्टर आए थे और लिख के गए थे कि इनको तुरंत मेडिकल कॉलेज में परामर्श लिया जाए एक्सपर्ट से, लेकिन इंतजार किया जाता है कि उसकी दम टूट जाए तब उसे मेडिकल कॉलेज ले जाए। कहा जाता है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया। स्पष्ट है ये जो जहर दिया गया उनको, ये स्लो पॉइजन, ये इसीलिए होता है कि वो इतनी गैस बना दे पेट में कि सारे चेम्बर चोक हो जाए और इतना प्रेशर पड़े हार्ट की नसों पर कि उसे कार्डियक अरेस्ट हो जाए, उसे हार्ट अटैक हो जाए। तो जहर है, उसके शरीर में जहर है कि नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए या ना आए, बिसा रिपोर्ट में आए या ना आए, मुख्तार का शव दफन किया गया है और एहतियात के साथ दफन किया गया है। इस पर एक सवाल है कि आपने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि 10-20 साल बाद भी अगर मुख्तार की जांच करानी पड़े तो जांच कराई जाएगी। ऐसा कैसे होगा? मेरी सलाह है आपसे, ऐसा कैसे होगा कि 10-20 साल? मेरी सलाह सुनिए, आप जाइए किसी डॉक्टर के पास और किसी वैज्ञानिक के पास, किसी प्रयोगशाला में जहां परीक्षण होता हो, वहां जाके पूछिएगा कि मैंने जो कहा है उसमें कितना अर्थ है और कितनी सच्चाई है। और आप कहते हैं कि जांच इसके बाद, ये इनकी 10 जांच, परिजन का कोई उसमें वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग हत्या किए हैं और हत्या की लीपापोती करने के लिए, उसको पर्दा डालने के लिए खाना पूर्ति कर रहे हैं, हम उसकी जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उसकी देखरेख में कराएंगे। और 15 जुलाई 2001 को मुख्तार के ऊपर उसरी में गोली चलती है, नामजद अभियुक्त ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह योगी आदित्यनाथ की सरकार के अधिकारियों से और उनके मंत्रियों से साठगांठ करके, सरकार की साठगांठ करके 22 साल बाद उसी घटना का दूसरी कहानी बनाकर मुकदमा लिखा